हम पढ़ रहे थे बैलेंस शीट का एनालिसिस और आज हम पढ़ेंगे इसमें थर्ड पॉइंट है जमाएं व अन्य खाते। जो बैंक की बैलेंस शीट है उसमें व्यावसायिक बैंक दायित्व मद में ये दिखाते हैं। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख दायित्व दरअसल उसके द्वारा विभिन्न खातों में प्राप्त की गई जमाएं होती हैं। जमाओं का आर्थिक महत्व इस बात में निहित है कि ये मुद्रा का प्रमुख रूप होता है। जमाओं को कई भागों में विभाजित किया जा सकता है और बैंकर के विचार से जमाओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम मांग जमा या चालू जमा, जिसे अपन बोलते हैं डिमांड या करंट डिपॉजिट्स, तथा द्वितीय निश्चित या सावधि जमा, जो फिक्स डिपॉजिट होते हैं वो। मांग जमा वे जमा होती हैं जिनको निकालने के लिए निक्षेपकर्ताओं को पहले किसी प्रकार की सूचना बैंक को नहीं देनी पड़ती, जबकि सावधि जमा का एक निश्चित समय के बाद निकाली जा सकती है सावधि जमा। और दरअसल कीन्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी उसमें जमाओं को 3 श्रेणियों में रखा है: आय जमा, व्यावसायिक जमा और बचत जमाएं। आय जब प्राप्ति एवं व्यय प्रवाह के बीच के अंतराल को पाटने के लिए जो बैंक में जमा रखी होती है उसे उन्होंने आय जमा कहा है। इसी प्रकार की व्यावसायिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए की जाने वाली जमाएं व्यावसायिक जमा होती है। आय जमा एवं व्यावसायिक जमा दोनों मिलकर मांग जमा डिमांड डिपॉजिट्स होती हैं, परंतु जो जमाएं विनियोग के उद्देश्य से रखी जाती हैं वे बचत जमाएं होती हैं तथा वे सावधि जमा का ही एक रूप है, ये कीन्स ने माना। दरअसल भारत में जो व्यावसायिक बैंक हैं वो 3 प्रकार के खातों में जमा स्वीकार करते हैं: चालू खाता, बचत खाता और सावधि जमा खाता। चालू खाते दरअसल बिजनेसमैन रखते हैं जो दिन में कई बार पैसा जमा करा सकते हैं और निकाल सकते हैं। इन खातों पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं मिलता। बचत खाते जो हैं वो लोग रखते हैं जो छोटी छोटी मात्रा में बचत करते हैं तथा जिन्हें सप्ताह में 1 या 2 बार निकाला जा सकता है। इन पर ब्याज की दर सावधि जमा खातों से कम होती है, टाइम डिपॉजिट्स अकाउंट्स जो होते हैं उनसे कम होती है। अच्छा, सावधि जमा खातों में से रकम एक निश्चित समय के बाद ही निकाली जा सकती है। इन खातों पर ब्याज की दर अन्य खातों से अधिक होती है। जितने अधिक समय के लिए रकम जमा कराई जाती है ब्याज की दर उतनी ही अधिक होती है। चालू खातों में जमा रकम तथा सावधि खातों में जमा रकम का अनुपात अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के स्तर के साथ साथ बदलता रहता है। मंदी के दिनों में सावधि जमा खातों का अनुपात चालू जमा खातों से अनुपात प्राय बढ़ता रहता है, जबकि समृद्धि की अवस्था में यह अनुपात घटता रहता है। भारत में व्यावसायिक बैंकों के पास इन खातों के अलावा अन्य जमा योजनाएं भी होती हैं। उदाहरण के लिए मासिक ब्याज आय जमा योजना, नकदी प्रमाण पत्र, सेवानिवृत्ति योजना, कृषक जमा योजना और भी बहुत सारी योजनाएं होती हैं। एक बैंक जनता से कितनी मात्रा में जमाएं एकत्र कर पाता है यह कई प्रकार के बाह्य एवं आंतरिक तत्वों पर निर्भर करता है। उन सभी में प्रमुख तत्व हैं जनता का बैंक में विश्वास। जनता का बैंक में जो विश्वास है वो बैंक की तरल स्थिति पर निर्भर करता है। तरल स्थिति मतलब बैंक की जमाओं को मांगने पर नकदी में परिवर्तन करने की सामर्थ्यता। विभिन्न प्रकार की जमाएं बैंकों के लिए दायित्व इसलिए हैं कि बैंक इन जमाओं को मांगने पर चुकाने का वादा करता है। यदि बैंक मांगने पर जमाओं को नहीं चुकाता है तो जनता का उस पर से विश्वास उठ जाता है और बैंक असफल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है अन्य बैंकिंग कंपनियों, अभिकर्ताओं आदि से ऋण।
दरअसल जो व्यावसायिक बैंक हैं अपने कार्य संचालन के लिए जनता से जमाएं स्वीकार करने के अलावा अपने अन्य सहयोगी बैंकों से, अन्य वित्तीय संस्थाओं से तथा अनेक अभिकर्ताओं से भी ऋण लेते हैं। अन्य स्रोतों से कोष प्राप्त न होने पर देश का केंद्रीय बैंक बैंकों को ऋण प्रदान करता है और इसीलिए उसे अंतिम समय का ऋणदाता भी कहते हैं, रिजर्व बैंक को। ये उधार कोई भी बैंक भारतीय तथा विदेशी व्यापारिक बैंकों से, वित्तीय संस्थाओं से तथा अभिकर्ताओं से प्राप्त कर सकता है जो ऋण प्रतिभूतियों तथा अन्य विनियोगों के आधार पर दिए जाते हैं। वे सुरक्षित ऋण होते हैं क्योंकि बैंक के ऋण न चुकाने की स्थिति में गिरवी रखी गई प्रतिभूतियों एवं संपत्ति को बेचकर रकम वसूल की जा सकती है। दूसरी ओर जो ऋण केवल बैंक की व्यक्तिगत गारंटी पर दिए जाते हैं वे असुरक्षित होते हैं क्योंकि बैंक के असफल होने पर उनकी वसूली में काफ़ी दिक्कत आती है। ये ऋण भी बैंक के लिए दायित्व होते हैं क्योंकि बैंक उनको चुकाने की जिम्मेदारी लेता है, इसलिए ये दायित्व में आते हैं। फिर है शोधनीय बिल्स पेबल जिन्हें बोलते हैं। इस श्रेणी में वे सभी विनिमय पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी तथा अन्य व्यावसायिक पत्र शामिल होते हैं जिनके भुगतान की जिम्मेदारी बैंक की होती है। दरअसल जब कोई व्यक्ति किसी बैंक के ग्राहक पर हुंडी लिखता है या विनिमय पत्र लिखता है तो ये सभी प्रपत्र संबंधित बैंक के पास लिखने वाले व्यक्ति के बैंक द्वारा संबंधित बैंक में पहुंच जाते हैं। बैंक उन प्रपत्रों पर लिखी गई राशि का भुगतान अपने ग्राहकों के खातों से काटकर कर देता है। इस तरह से किसी बैंक के ग्राहकों पर लिखे गए विनिमय बिल, हुंडी आदि के भुगतान करने की जिम्मेदारी बैंक की होती है और ऐसे प्रपत्र बैंक के दायित्वों की तरफ से लिखे जाते हैं। फिर है संग्रह हेतु बिल। दूसरी ओर प्राप्त विपत्र होने से दरअसल उक्त मद बैंक स्थिति के दोनों ओर लिखी होती है। ये जो बिल्स फॉर कलेक्शन है, संग्रह हेतु बिल हैं, ये दोनों तरफ लिखी होती है, दायित्व में भी और असेट में भी और लायबिलिटीज में भी, क्योंकि उक्त मद बैंक के स्थिति विवरण के दोनों ओर लिखी होती है। अर्थात इस मद की रकम बैंक के लिए संपत्ति और दायित्व दोनों हैं। संग्रह हेतु बिलों में ये सभी बिल, वो चेक, प्रतिज्ञा पत्र, हुंडी, विनिमय पत्र शामिल हैं जो कि बैंक के ग्राहकों द्वारा उनका भुगतान एकत्र करने के लिए जमा कराए जाते हैं। इस मद की रकम दायित्व तो इसलिए होती है क्योंकि बैंक को इन बिलों की रकम संबंधित व्यक्तियों, बैंकों से प्राप्त कर अपने ग्राहकों को चुकानी होती है या उनके खातों में जमा करानी होती है, तथा संपत्ति इसलिए है कि इन बिलों की रकम को वह संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं से मांगने का हकदार है। ये बिल भारत में या भारत के बाहर दोनों ही जगह के व्यक्तियों या संस्थाओं पर लिखे हुए हो सकते हैं। इसके बाद आता है अन्य दायित्व। अन्य दायित्वों में प्रमुख रूप से अवतरित लाभांश, कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन तथा उनके बीमा कोष, कर्मचारियों को दिए जाने वाला बोनस, विभिन्न शाखाओं को समायोजन के लिए दी जाने वाली राशि, ब्याज व आयकर की मात्रा, कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय एवं अनिश्चित उपहार शामिल होते हैं। फिर है स्वीकृतियां, बेचान तथा अन्य देन दूसरी ओर लिखे अनुसार। ये मद भी दोनों तरफ लिखी जाती है ना। इस मद में लिखी हुई रकम भी स्थिति विवरण के दोनों ओर होती है।
बैंक न केवल जमाएं स्वीकार करता है व ऋण देता है, बल्कि वह अपने ग्राहक को वित्तीय गारंटी देने का कार्य भी करता है। व्यवसाय में जब एक बैंक का ग्राहक अन्य व्यक्ति से आर्थिक सौदा करता है, तो बैंक गारंटर के रूप में उसके ग्राहक पर लिखे गए सभी बिलों पर स्वीकृति लिखता है, जिसका अर्थ यह है कि उसके ग्राहक द्वारा भुगतान में असफल होने पर समस्त निश्चित की गई राशि का भुगतान करने का बैंक जिम्मेदार होगा या है। यह राशि दायित्व तो इसलिए है कि ग्राहक को असफलता की स्थिति में बैंक को भुगतान करना पड़ता है, तथा संपत्ति इसलिए है कि वह राशि बैंक अपने ग्राहक से वसूल करता है या मांगने का हकदार है। स्थानीय आयातक व समुद्री पार निर्यातक हो तो ऐसी स्थिति में बैंक आय तक की गारंटी लेता है। ऋण साझा प्रमाण पत्र योजना में भी बैंक गारंटर का काम करता है। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या लाभ हानि खाता। चूंकि बैंक को होने वाले लाभों पर उसके अंशधारियों का हक होता है, इसलिए यह मद उसके लिए दायित्व है। और लास्ट में है संभाव्य दायित्व। इस श्रेणी में वह रकम शामिल की जा सकती है जिसको लिखे गए ऋणों के अंतर्गत नहीं दर्शाया गया है, परंतु बैंक से अनेक व्यक्ति या संस्थाएं मांगने के हकदार हैं। क्लियर? वह धन जो कि बैंकिंग कंपनी के निदेशकों व अफसरों की गारंटी पर या उनके विश्वास पर दूसरों को उधार दिया गया हो। संचयी अधिमान लाभांशों की बकाया राशि पुनर्कटौती कराए गए विनिमय बिलों पर होने वाली संभावित हानि तथा ऋण साझा योजना के अंतर्गत किसी ग्राहक की गारंटी देने से होने वाली संभावित हानि आदि। ये सब किस में आते हैं? संभाव्य दायित्व में। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे बैंक की परिसंपत्तियां या असेट्स।